नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2021 के मद्देनज़र मॉडल टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 पे चर्चा कर चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग टोटल जीएस पेपर के 10 टेस्ट सीरीज़ लगवाएंगे आप सभी लोगों को। साथ ही 5 टेस्ट सीरीज़ जो है सीसेट पेपर की भी करवाई जाएंगी। ये सारे के सारे 15 टेस्ट सीरीज़ जो है पूरी तरीके से यूपीपीसीएस के बदलते प्रारूप के अनुसार एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाइएगा। और जो है आप सभी लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एग्जामोफोबिया नाम से है, उसमें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी विद आंसर की। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी गर्म जलधाराएं हैं? पहले ऑप्शन में है फॉकलैंड, दूसरे में है ब्राज़ील, तीसरे में है लेब्राडोर, चौथे में है कनारी। तो इनमें से बताना है 4 जलधाराओं में से कि कौन सी गर्म जलधाराएं हैं। तो यहाँ पर ब्राज़ील जो है गर्म जलधाराएं हैं, बाकी जो है 3 जो है ठंडी जलधाराएं हैं। इस प्रकार से सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म धारा है, जबकि फॉकलैंड, लेब्राडोर एवं कनारी ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, उपनिषद काल में राजा जनक कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल में राजा जनक कहाँ के शासक थे? तो यहाँ पर दूसरे का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, विदेह के राजा थे। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उपनिषदों में कुछ प्रमुख क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त हुआ है। इसमें पांचाल के राजा प्रवाहन जामली, विदेह के राजा जनक तथा केकय के राजा अश्वपति तथा काशी के राजा अजातशत्रु थे। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है? तो यहाँ पर तीसरे का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल के विषय में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत है। इस अभिलेख को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य भी माना जाता है, क्योंकि इसमें नंदवंशी शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में खुदवाए गए नहरों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, गुप्त काल में अग्रहार एक प्रकार था। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में प्रदत्त भूमि का एक प्रकार था, उसे ही अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? तो यहाँ पर 5वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, हर्ष की सूचना प्राप्त होती है। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हर्ष चरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी और हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ मठ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रदेश दिए हुए हैं। तो बात करते हैं श्रृंगेरी की, ये कर्नाटका में है, ये सही है। अगला है ज्योतिर्मठ, ये जो है हिमाचल में है, ये गलत है, ये जो है उत्तराखंड में आता है। ये उत्तराखंड में आता है, जबकि पुरी उड़ीसा में, द्वारका जो है गुजरात में। तो सही कौन सा होगा? पहला, तीसरा और चौथा। कहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा है? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इल्बर्टविल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेजों या यूरोपियों ने किस एक संगठन की स्थापना की थी? तो यहाँ पर 7वें का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, यूरोपियन एसोसिएशन की स्थापना की थी उन्होंने। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। इस बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए
अंग्रेज एवं यूरोपियों द्वारा यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन यानी यूरोपीय रक्षा संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया था। तो किसने लागू किया था ये बताना है आपको। तो यहाँ पर 8वें का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसको लागू किया था, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को। क्या है ये अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत? जिसका अर्थ होता है शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। यानी जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं उनको ही पहले शिक्षा प्रदान की जाए, जो बचा कुचा जो है शेष भाग होगा उसको जो है जन सामान्य के लिए प्रदान किया जाए। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में ऑकलैंड ने लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। अंग्रेज भिखारी से अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूं कि भिखारी घृणा के पात्र भी हैं। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन जो है लाला लाजपत राय से संबंधित है। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पॉल ने किया। साथ ही लाला लाजपत राय कांग्रेस की याचना नीति की आलोचना करते थे। उपयुक्त कथन का संबंध लाला लाजपत राय से ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो 10वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, शाहजहां के दरबार में रहते थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल में यात्री के रूप में आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो 11वें में जो है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, तो कृष्णदास पाल जो है इसके लेखक हैं, ये मिलान सही है। दूसरा है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ, इसके ये भी सही है। तीसरा है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, इसका जो मिलान है लॉर्ड लिटन, ये भी सही है। इस प्रकार से सारे कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक अपने उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूबे इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पर 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, निजामुद्दीन औलिया। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूबे इलाही के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कर्नाटका का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। साथ ही द्वितीय कथन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। तो 13वें का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पहला कथन तो सत्य है लेकिन दूसरा कथन गलत है। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में बंबई को उपहार स्वरूप पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। इस प्रकार से ये कथन गलत हो जाता है और 13वें का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है कौन सी एक घटना? ए ऑप्शन में व्यक्तिगत सत्याग्रह, बी ऑप्शन में बंबई में नौसैनिक विद्रोह, सी ऑप्शन में है वेवेल योजना, डी ऑप्शन में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। तो ये कब हुई? 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में। बंबई में भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में और वेवेल योजना जो है 1945 में। तो इस प्रकार से सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन।
बम्बई में नौसैनिक विद्रोह जो है सबसे बाद में हुआ था 1946 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 15 का सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। बॉम्बे क्रॉनिकल की जो है शुरुआत किसने की थी, फिरोज शाह मेहता ने इसका प्रारंभ किया था, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार से गलत युग्म यही है, बाकी का मिलान सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। कौन सा एक बेमेल है, एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ उनसे होने वाले रोग हैं। तो बात करते हैं, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अन्य सभी सही सुमेलित हैं, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो यहाँ पर गलत जो है डी ऑप्शन है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ना कि स्कर्वी रोग, जबकि स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सुमेलित करना है और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। बात करते हैं लाइकोफिन की, तो टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोफिन के कारण होता है, इस प्रकार से ये दूसरे से मिल जाएगा। और आगे बात करते हैं बी ऑप्शन में कैप्सेसिन की बात करते हैं, तो कैप्सेसिन का जो है मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है वो कैप्सेसिन के कारण होती है, ये फर्स्ट से मिल जाएगा। अगला है जेंथोफिल, जेंथोफिल जो है हल्दी में पीला रंग जो है जेंथोफिल के कारण होता है। अगला है सेब के फल में लाली जो होती है वो एंथोसायनिन के कारण होती है, इस प्रकार से ये चौथे से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवधारियों में से कौन सा एक भोजन के विषाक्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन कोलोस्ट्रिडियम बाटुलिनम, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न पर विचार कीजिए। पहला कथन है एंडेमिक, किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान कोई रोग जिसको एंडेमिक कहते हैं। अगला है एपिडेमिक, यानी कोई संक्रामक रोग जो किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में तेजी से फैलता है, उसे एपिडेमिक कहते हैं। अगला है पेंडेमिक, यानी एपिडेमिक स्थिति का संपूर्ण विश्व में विस्तार हो जाए उसे पेंडेमिक कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है, तो 20 का सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन, गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला प्रसव पूर्व परीक्षण जो है कहलाता है। ये गर्भवती महिलाओं में विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता इत्यादि की एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विकिरणों के माध्यम से मनुष्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। दूसरा कथन है विकिरणों के माध्यम से मनुष्य के अंगों में सबसे कम हानि आँख को होती है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा कथन सत्य है। मानव अंगों में विकिरणों के माध्यम से सर्वाधिक हानि आँख को होती है, जबकि उसमें सबसे कम प्रभावित मस्तिष्क होता है। इस प्रकार से दोनों ही कथन गलत हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्द्रवी जालिका तथा राइबोसोम की भूमिका कोशिका में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण होती है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरने लगता है। ए ऑप्शन में एल्युमिनियम, बी ऑप्शन में मैग्नीज, सी ऑप्शन में मैग्नीशियम,
डी ऑप्शन में सोडियम। तो यहाँ पर 23 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन सोडियम। सोडियम का अपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण ये जल पर तैरने लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में सत्य है? तो यहां पर 24 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं, ये भी कथन सत्य है। और बी ऑप्शन में है अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, ये भी कथन सत्य है। तीसरा है असम के पठारी भागों में ये शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है, ये भी कथन सत्य है। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दें। एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो बात करते हैं बोरो जनजाति की। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये जो है ब्राज़ील में पाई जाती है। नवा जनजाति जो है सूडान में पाई जाती है। फुलानी जनजाति जो है पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, जबकि बंतू जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बेमेल है? एक तरफ झील है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नगर है। तो यहाँ पर अथाबस्का झील जो है यूरेनियम सिटी में पाई जाती है, ये लिखा है। और ग्रेट बियर झील जो है पोर्ट रेडियम में पाई जाती है, ये इसमें दिया हुआ है। अगला है ग्रेट स्लेव झील जो है येलो नाइफ सिटी में पाई जाती है, ये भी दिया है। तो अब देखना है कि कौन से सही है। अथावस्का झील जो है ग्रेट बियर तथा ग्रेट स्लेव झीलें कनाडा में स्थित हैं। अथावस्का झील के निकट यूरेनियम सिटी है, ग्रेट बियर झील के निकट पोर्ट रेडियम है तथा ग्रेट स्लेव झील के तटवर्ती भाग में येलो नाइफ सिटी स्थित है। इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है? तो यहाँ पर 27 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, बेतवा नदी कहते हैं उसे, ए ऑप्शन सही है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। यह मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। एक तरफ अमृत क्रांति दे रखा है, उसके सामने नदियों को जोड़ने की योजना है, उसी को ही अमृत क्रांति कहा जाता है। भूरी क्रांति का संबंध जो है ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन से है, ये पहले से जाके मिल जाएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादन से है, ये तीसरे से मिल जाएगा। रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है। इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से किसे जाना जाता है? पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है जापान को जाना जाता है। ए बी ऑप्शन सही जवाब है। जापान को निप्पन यानी सूर्योदय का देश तथा फूलों के देश एवं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड में स्थित है। और दूसरा कथन है मोसाबानी उड़ीसा में स्थित है तथा यह तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सत्य है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरा कथन गलत है। मोसाबानी झारखंड राज्य में स्थित है तथा यह तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, अतः कथन दूसरा जो है असत्य है, जबकि कथन पहला सत्य है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? कौन सी एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, उरी तथा तुलबुर परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अन्य सभी परियोजनाएं जो है चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सत्य कथन है? पहला कथन है इसका कार्यकाल संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा कथन है भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तीसरा कथन है महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा कि जो है दूसरा और तीसरा कथन सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, यानी ही रिमेन ऑन हिज पोस्ट अप टू द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो किसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सत्य कथन है? पहला कथन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा कथन है राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 34 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सत्य हैं। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। इसी तर्क के तहत दोनों ही कथन राष्ट्रपति के संदर्भ में सही कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। संसदीय प्रक्रिया में अंतर्प्रदन से क्या तात्पर्य है, यानी इंटरपेलेशन से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 35 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग करना जो है इंटरपेलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। कितने बहुमत के तहत इसका सृजन कर सकती है? तो इसका सही जवाब है 2/3 बहुमत के तहत इसका सृजन कर सकती है। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसका उल्लेख राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा इसका सृजन किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में वर्णित दोहरा दंड का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोहरे दंड की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका से ली गई है। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अनुसार एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ उपबंध है यानी अमेंडमेंट है और दूसरी तरफ संविधान संशोधन के तहत उनकी प्रक्रिया है। तो 89वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग की स्थापना से संबंधित है। जबकि 97वां संविधान संशोधन जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान करना है। और 92वां संविधान संशोधन जो है 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि तीनों ही अमेंडमेंट
सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न पर विचार करें। पहला है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, दूसरा है राजभाषा का प्रयोग, तीसरा है छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। उपरोक्त में से कौन से संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? तो 39 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, दूसरा और तीसरा जो है साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। राजभाषा का प्रयोग एवं छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन आदि संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, जबकि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में संशोधन हेतु विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कथन दे रखा है वित्त आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि इसका रीजन दे रखा है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 40 का सही जवाब क्या होगा? कथन ए गलत है परंतु आर जो है सही है। संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना की गई, जबकि संसद को इन सदस्यों की योग्यता एवं चयन के निर्धारण का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ मंत्रालय दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विभाग दे रखे हैं। तो यहाँ पर बात करें तो केवल बी ऑप्शन सुमेलित है। वित्त मंत्रालय जो है राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग भी आता है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत दे रखा है, इसलिए ये मिलान गलत है। जबकि रक्षा मंत्रालय का विभाग जो है राजभाषा विभाग नहीं होता, राजभाषा का विभाग जो है राजभाषा जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। लोक उद्यम विभाग जो है भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार ये भी मिलान गलत है। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस एक के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दे सकता है? तो यहाँ पर 42 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सैनिक न्यायालय। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाज़त से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। अपील की इजाज़त उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार किसी न्यायालय या अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध दे सकता है, परंतु सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, 180 दिनों के अंदर यानी 6 महीने के अंदर उसे जो है यानी किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 60.3% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और दूसरा कथन है साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद उसे कुल 4 माह विलंब कर सकता है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि दूसरा जो है कथन सही है, पहला गलत है। साधारण विधेयक में गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद को कुल 4 माह तक विलंब करने की शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है? तो इसका 46 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय को रेफर किया जा सकता है। सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय को
संदर्भित कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ झीलें और ताल दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं। तो बात करें देवरिया ताल की, तो देवरिया ताल की बात करें तो देवरिया ताल जो है कन्नौज जिले में स्थित है, ना कि गोरखपुर में स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला बेमेल मिल गया, तो सही जवाब ए हो जाएगा। यहाँ पे देवरिया ताल जो है कन्नौज में स्थित है, ना कि गोरखपुर में। और इसके बाद कीठम झील जो है आगरा में है, बेला सागर जो है महोबा में है, फुलर झील जो है पीलीभीत में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। शारदा नहर से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है? पहला ऑप्शन है पीलीभीत, दूसरा है रायबरेली, तीसरा है लखीमपुर खीरी, चौथा है सीतापुर। तो यहाँ पर 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इन चारों जिलों में सिंचाई की जाती है शारदा नहर से। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। शारदा नहर से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों में सिंचाई की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्न पर विचार करें। गंगूबाई हंगल और दूसरा है रोशन आरा बेगम, तीसरा है भीमसेन जोशी। उपयुक्त में से किसका संबंध किस घराने से है? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल करीम खान ने किराना हटाने की नींव रखी और गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी इत्यादि इसी घराने से संबंधित थे। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा जो है बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः कौन से हैं? उत्तरी और दक्षिणी जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, सहारनपुर और सोनभद्र। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिला जो है बलिया एवं शामली है, तथा उत्तरी एवं दक्षिणी जिले जो है सहारनपुर और सोनभद्र हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न पर विचार करें। एक तरफ लोकगीत हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। सोहरी एवं कजरी के सामने लिखा है अवध, बिरहा के सामने पूर्वांचल, आला के सामने बाघेलखंड क्षेत्र। तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आला को मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, अन्य सभी सुमेलित हैं। तो आला के सामने क्या आएगा? बाघेलखंड नहीं, बुंदेलखंड आएगा। तो इस प्रकार से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तीसरा नहीं है सुमेलित। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विश्वविद्यालय है, दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष है। तो बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, और जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में हुई थी, ना कि 85 में। 1965 में हुई थी। इस प्रकार से गलत यही है, सही जवाब हो जाएगा ये। बात करें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मेरठ में है, और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी, ये सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य कथन है? तो 53 का असत्य कथन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा उत्सव ऋषि व्यास से संबंधित है, ये कथन सही है। अगला है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है, ये भी कथन सत्य है। अगला है कालपी नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर गंगा नदी नहीं बल्कि यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये कथन जो है गलत है, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा।
महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से बड़ा है, ये भी कथन सत्य है, इसलिए ये सत्य के लिए पूछा नहीं गया, असत्य के लिए पूछा गया है, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब दी गई? तो 54 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन 1989 में, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करना है और कोट की सहायता से उत्तर देना है। एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले हैं। तो बात करें बरन, ये जो है बुंदेलखंड में है। बासर खेड़ा जो है कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। राजघाट कहाँ है? वाराणसी में। राजघाट कहाँ है? वाराणसी में। और अतरंजी खेड़ा जो है एटा में है। इस प्रकार से सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं? पहला है गोमती बैराज, दूसरा है लवकुश बैराज, तीसरा है गोकुल बैराज। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तीनों ही उत्तर प्रदेश की जो है पेयजल परियोजनाएं हैं। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन जो है सही जवाब है। जबकि सीमांत कृषकों में जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सम्मिलित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ उनके उपनाम है। तो बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आमों का नगर किसे कहा जाता है? मलिहाबाद। और ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को, ये भी सही है। पूर्व का सिराज जो है किसे कहा जाता है? जौनपुर को, ये भी सही है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को, जबकि बरेली लिखा है। तो ये कथन जो है गलत है। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। जब कोई ऋण लंबे भुगतान अवधि एवं कम ब्याज जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो 60 का यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, सॉफ्ट लोन कहा जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति वाली विदेशी मुद्रा को हॉट मनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ बोर्ड है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित मुख्यालय है। तो सही सुमेलित कौन सा है? राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, ना कि बेंगलुरु में। तो इस प्रकार से सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जनवरी 2005 में की गई थी। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू हुआ, जिसका क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य था राजस्व घाटा समाप्त करना। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। लघु अवधि ऋण दिया जाता है, कितने समय के लिए दिया जाता है ये बताना है। तो ये जो है 15 माह के लिए दिया जाता है अधिकतम। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65। सार्वजनिक उद्यम कौन से होते हैं?
सार्वजनिक उद्यम कौन से होते हैं? तो सार्वजनिक उद्यम वे उद्यम होते हैं जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न युग्मों पर विचार करें। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित मुख्यालय है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में यानी फिलीपींस में है। तो इसका सही जवाब होगा क्या? सी ऑप्शन। पहला जो है गलत है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस में। बाकी सुमेलित है, सही सुमेलित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। AIIB का मुख्यालय जो है बीजिंग में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्न पर विचार कीजिए। वन दे रखे हैं, जल दे रखा है, खनिज दे रखा है और सड़कें दे रखा है। उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित है? तो प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत जो है वन, जल और खनिज जो है सम्मिलित है। बाकी जो है सड़कें जो है सम्मिलित नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है वन के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो दोनों कथनों को देखकर सही उत्तर देना है। तो 69 का सही जवाब क्या होगा? दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन से संबंधित है? तो 70 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ओडोंटोलॉजी जो है दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी बात करें, ऑर्गेनोलॉजी की बात करें तो अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन से संबंधित है। मायोलॉजी जो है पेशियों के अध्ययन से संबंधित है। और माइक्रोबायोलॉजी जो है अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। दंत वल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? दंत वल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर क्या होगा? 71 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन दे रखा है द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है, जबकि कारण इसका दे रखा है मीथेन को सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो 72 में क्या सही जवाब होगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG के प्रमुख घटक प्रोपेन तथा ब्यूटेन होते हैं, ना कि मीथेन। अतः कथन पहला असत्य हो जाता है, जबकि मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाए जाने के लिए सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए कारण आर जो है सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 73 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, विटामिन के को प्रयोग में लाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए माना जाता है? तो यहाँ पर 74 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, दाची गाम। दाची गाम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह प्रमुख रूप से सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन
किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये विभाजन जो है व्हिटकर द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, व्हिटकर द्वारा 1972 में किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पत्तन है? तो 76 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, पोर्ट स्वेज जो है स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पत्तन है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस पर सबसे उत्तरी पत्तन पोर्ट सईद तथा सबसे दक्षिणी पत्तन जो है स्वेज है। मध्य भाग में पोर्ट फौद, पोर्ट तौफीक एवं इस्माइलिया पत्तन स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। खाद्य श्रृंखला में चींटी आती है, किस श्रेणी में आती है? चींटी जो है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और अपघटक की श्रेणी में आती है, प्राथमिक और अपघटक की श्रेणी में आती है। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों ही श्रेणी में आती है। ये पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा ग्रहण करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर 78 का सही जवाब क्या होगा? आर्द्र भूमियों से। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग लगभग 76% आर्द्र भूमियों से ही उत्सर्जित होता है। मीथेन एक हरित गृह गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर 79 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले हैं, क्रमशः ललितपुर 242, सोनभद्र 270 तथा हमीरपुर 275। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कानपुर नगर की साक्षरता लखनऊ से अधिक है। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बलरामपुर है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा कि जो है पहला कथन तो सत्य है कि जो है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर जो है 57.2% है और सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर की है तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्तीपुर है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, बलरामपुर नहीं होगा, श्रावस्ती होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक केरल में स्थित नहीं है? केरल में स्थित नहीं है। तो 81 का सही जवाब क्या है? कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो इसमें दे रखी है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जबकि अन्य सभी झीलें जो है केरल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? तो इसका सही जवाब है पुणे में स्थित नहीं है, बाकी अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यालय जो है कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित है? पहला है स्लोवाकिया, दूसरा है लिथुआनिया, तीसरा है लाटविया, चौथा है एस्टोनिया। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? दूसरा, तीसरा और चौथा जो है सही है। स्लोवाकिया जो है इसके बाल्टिक सागर को स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर केवल मकर रेखा गुजरती है।
दूसरा कथन है ब्राज़ील से विषुवत एवं मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। जबकि तीसरा कथन है मध्य अमेरिकी देशों में केवल ग्वाटेमाला से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर 84 का सही जवाब क्या होगा? पहला और दूसरा कथन सत्य है, जबकि तीसरा कथन गलत है। मध्य अमेरिकी देशों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कर्क रेखा मेक्सिको से होकर गुजरती है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है और बाकी ऊपर के दो कथन सही होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य महासागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है? तो यहाँ पर 85 का सही जवाब क्या होगा? अजरबैजान। डी ऑप्शन सही जवाब है। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, तुर्की, इजराइल, लेबनान है। अजरबैजान इसमें सम्मिलित नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो का परिणाम नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पेरू के तट पर अनियमित शीतलता जो है एल नीनो का परिणाम नहीं हो सकता है, जो स्थायी रूप से ठंडी पेरू धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक पंबन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है? तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह मुख्य रूप से भूमि से यह द्वीप पंबन चैनल द्वारा अलग होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो ये लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जनघनत्व में कितने व्यक्ति या वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब है 57 व्यक्ति वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। वर्ष 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो 12.3% रही है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91। निम्न पर विचार करें। पहला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। दूसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। तीसरा है सैंडर्स की हत्या। चौथा है चटगांव आर्मी रेड। तो उपरोक्त उनके काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित कीजिए और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को हुई थी और सैंडर्स की हत्या जो है 17 दिसंबर 1928 को हुई थी। 17 दिसंबर 1928 को हुई थी। जबकि चटगांव आर्मी रेड जो है 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। 18 अप्रैल 1930 को। और जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो है 8 अप्रैल 1929 को। इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, हंटर कमीशन के तहत। लॉर्ड रिपन ने सन 1882 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसका उद्देश्य 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार जोर दिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनाई गई समिति का सदस्य कौन नहीं था? इनमें से कौन नहीं था बताना है। तो 93 का यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अबुल कलाम आज़ाद इसके सदस्य नहीं थे। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। बाकी मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। कथन दे रखा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को स्वीकार करने के पक्ष में थे, जबकि कारण दे रखा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन रिबेलर एसोसिएशन की स्थापना की। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 94 का। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। सूची फर्स्ट की तरफ विद्रोह है, सूची सेकंड की तरफ उनसे संबंधित राज्य है। तो बात करते हैं वेलुथम्पी विद्रोह की। तो ये कहाँ हुआ था? केरला में। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये जो है असम में। तेभागा विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। समुद्रगुप्त को मिली उपाधियों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है धर्म प्रचार बंधु, दूसरा है कविराज, तीसरा है भारत का नेपोलियन। तो 96 का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तीनों ही कथन सत्य हैं। इलाहाबाद जो आपका प्रयागराज है, स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है, जबकि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। वहीं समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ एवं विद्या का संरक्षक था और उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था तथा कविराज की उपाधि भी इसीलिए उन्हें प्रदान की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। कथन दे रखा है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है, जबकि कारण दे रखा है, हरे पत्ते वाली सब्जियां फोलिक अम्लों के प्रचुर स्रोत होते हैं जो डीएनए संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा एक रोग है? तो इसका सही जवाब है क्वाशीयोरकोर नामक रोग होता है प्रोटीन की कमी से। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। ये बच्चों में प्रोटीन की कमी से रोग होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ रासायनिक नाम है, दूसरी तरफ उनकी व्यापारिक नाम है। तो 99 का सही जवाब क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट का व्यापारिक नाम जिप्सम होता है। चौक को रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस एक को भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा एलएसडी को भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है। इसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलमाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है इंडियन लीग, दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तीसरा है पूना सार्वजनिक सभा, चौथा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। उपयुक्त संगठनों को उनकी स्थापना के सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर दें। तो बात करें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना जो है 1866 में हुई। पूना सार्वजनिक सभा की जो है कब हुई थी? 1867 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में और इंडियन लीग 1875 में। इस प्रकार से सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102।
गुटेनबर्ग असमता पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मेंटल एवं बाह्य कोर के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, हुमायूं तथा अफगानों के मध्य लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम कूट के माध्यम से दीजिए। पहला है चौसा का युद्ध, दूसरा है कन्नौज का युद्ध, तीसरा है दौराह का युद्ध। तो दौराह का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया, 1532 ईस्वी में। और चौसा का युद्ध की बात करें तो मई 1539 में लड़ा गया। और कन्नौज का युद्ध जो है मार्च 1540 में लड़ा गया, 1540 में लड़ा गया। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, भारत में प्रमुख सुधार आंदोलन के रूप में स्थापित ब्रह्म समाज ने निम्नलिखित में से किस मत का समर्थन नहीं किया है? किस मत का समर्थन नहीं किया है? तो 104 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, वेदों की मान्यता का समर्थन नहीं किया है। बाकी एकेश्वरवाद और स्वनिर्देशित कर्म का सिद्धांत का समर्थन किया है। और इसकी स्थापना जो है 1828 में की गई थी। क्यों की गई थी? इसने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास तथा कर्मकांडों का विरोध किया था तथा वेदों की मान्यता को भी अस्वीकार कर दिया था। इसलिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो 105 में परम भागवत की उपाधि जो है किसको दी गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये गलत है। और बाकी दोनों सही है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख पे समुद्रगुप्त और 4 अश्वमेध यज्ञ जो है प्रवरसेन प्रथम को। इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद है। तो 106 का क्या है? डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। कार का अधिकार जो है अनुच्छेद 43 के नहीं 41 के अंतर्गत आता है। ये गलत है। बाकी सही सुमेलित है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है और इसका कारण दे रखा है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो इस प्रकार से 107 का सही जवाब होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था? तो 108 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 1993 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव होता है? तो 109 का सही जवाब है बाजार जोखिमों का उत्पन्न होना। डी ऑप्शन सही जवाब होगा, जिससे मांग आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होगा, अर्थात बाजार जोखिम उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, सैन्य बलों या अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये अधिकार अनुच्छेद 34 में वर्णित है। सैन्य बलों एवं अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक व जैविक घटकों के मध्य संबंध को क्या कहा जाता है? तो 111 का सही जवाब क्या है? 111 का सही जवाब है होलोकोइनोसिस कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मॉन्टेग्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्र भूमि स्थलों से है, जबकि मॉन्ट्रेक्स स्विट्जरलैंड में स्थित है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 है, दादरी की पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दादरी की पशु मेले का आयोजन बलिया जिले में किया जाता है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है? मेघालय स्थित है। डी ऑप्शन सही जवाब है। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य से गुजरती है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जबकि मेघालय इसके उत्तर में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए प्रजनन दर 2.1% होनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा एक आकार के अनुसार घटते क्रम में सबसे छोटा है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी। पृथ्वी सबसे छोटा है। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। आकार के अनुसार ग्रहों का सही घटता हुआ क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बाकी और है नहीं, इसलिए मतलब दिए हुए ग्रहों में ही डिस्कस करेंगे, उसी के अनुसार आंसर देंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी सबसे छोटा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार करती है? तो 117 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, रिजर्व ट्रेंच स्थिति का संबंध प्रायः किसके साथ संबंधित है? तो यहाँ पर 118 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, IMF से संबंधित है। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्न पर विचार कीजिए। पहला है पंजाब का कूका विद्रोह, दूसरा है कृषि एवं वाणिज्य विभाग का गठन, तीसरा है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन। तो यहाँ पर 119 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, लॉर्ड मेयो जो 1869 से 72 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। प्रश्नगत सभी घटनाएं इनके कार्यकाल से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक बॉक्साइट के संचित भंडार में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, गिनी एक ऐसा देश है विश्व में जहां बॉक्साइट का संचित भंडार लगभग 30 बिलियन टन अनुमानित है, जबकि उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का स्थान प्रथम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, विश्व में गेहूं की उच्चतम उत्पादकता वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर 121 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, आयरलैंड है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार गेहूं उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान चीन का है, जबकि गेहूं की उच्चतम उत्पादकता आयरलैंड में पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाइड्रोमीटर के संदर्भ में सही कथन है? पहला कथन है यह उत्प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और दूसरा है इसकी सहायता से वायुमंडल में नमी को मापा जा सकता है। तो 122 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला ही कथन सत्य है, दूसरा गलत है। हाइड्रोमीटर तथा इलेक्ट्रोमीटर उत्प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर की सहायता से ही अपेक्षित घनत्व की गणना की जाती है। वहीं वायुमंडल में नमी को हाइग्रोमीटर की द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, क्रिकेट की बाइबल माने जाने वाली विजडन पत्रिका द्वारा हाल ही में आईसीसी की ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो 123 का यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, कपिल देव। कपिल देव को सम्मिलित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है?
तो 124 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, लक्षद्वीप को जो है जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। यह 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो 125 का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सिंगापुर। सिंगापुर में हॉकर एक जीवित संस्कृति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत का पहला जेंडर हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 126 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, केरल ने ये घोषणा की है कि वह अपने यहाँ देश का पहला जेंडर हब स्थापित करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। हाल ही में एनटीपीसी द्वारा सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना को मार्च 2020 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो 127 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर यह स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है और इसके 2021 तक प्रारंभ किए जाने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उपन्यास सग्गी बैन को वर्ष 2020 के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं दूसरा कथन है उपन्यास सग्गी बैन के लेखक स्कॉटलैंड के डगलस स्टुअर्ट हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे 128 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो 129 का सही जवाब है हेमा कोहली। ए ऑप्शन सही जवाब है। इनको जनवरी 2021 में तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के प्रथम पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये पार्क कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 5 आइज संगठन के संदर्भ में सत्य है? पहला कथन है इस संगठन का निर्माण उइगर लोगों पर चीन के प्रतिबंध पर नजर रखने के लिए किया गया, जबकि दूसरा कथन है इस संगठन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन तथा न्यूजीलैंड सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से 131 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 132। हाल ही में भारत एवं किस देश के मध्य चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को पुनः खोलने की घोषणा की गई है? तो 132 के यहाँ पर राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बांग्लादेश के मध्य जो है ये संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत ये रेल लिंक जो है पुनः खोला जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में 189 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 189 देशों की सूची में 131वां है। 131वां है, ए ऑप्शन सही है। वहीं रिपोर्ट में नॉर्वे, आयरलैंड एवं स्विट्जरलैंड शीर्ष 3 स्थान पर काबिज है। अगला क्वेश्चन नंबर 134। दिसंबर 2020 में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी को विश्व में बोली जाने वाली भाषा के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? बी ऑप्शन, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। जबकि अंग्रेजी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, वहीं सूची में दूसरे स्थान पर चीनी मंदारिन रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क दे रखे हैं, साथ ही उनसे संबंधित राज्य दे रखे हैं। नाथरा की पाल कहाँ से संबंधित है? गुजरात से, जबकि हकीकत में कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। इस प्रकार से ये कथन जो है गलत हो जाएगा। तो बाकी कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा और तीसरा सही जवाब हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 136, सादगी क्या है? सादगी क्या है? तो 136 का सही जवाब क्या होगा? 136 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित हो, उसे ही सादगी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अभिवादन का चार तस्लीम तथा जंबी बोसी के तरीके को अपनाया था? तो यहाँ पर 137 का सही जवाब होगा शाहजहां, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 138 का सही सुमेलित नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया है, ये जो है सुमेलित नहीं है। 138 का सी सुमेलित नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं जबकि कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, दिसंबर 2020 में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है, जो बाइडेन और कमला हैरिस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में जारी किए गए जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2020 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है वर्ष 2020 में भारत इस सूचकांक में 9वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 10वां था। वहीं तीसरा कथन है अमेरिका 61वें स्थान के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। तो 141वें का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन यानी केवल तीसरा कथन जो है सही है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 10वां है इस साल, वहीं वर्ष 2019 में भारत का स्थान 9वां था। अगला है क्वेश्चन नंबर 142, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो 142 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, रूस के साथ इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो 143 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 144, हर बेटी हर महिला का सम्मान सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हाल ही में की गई है? तो 144 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्थित नहीं है? NH2 में कौन सा एक शहर स्थित नहीं है? तो कौन सी स्थित है? बात करें दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता स्थित हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्थित नहीं है? तो स्थित नहीं है तो बरेली स्थित नहीं है, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम में सीमित संख्या में वनस्पति उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, टुंड्रा। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय सुशासन दिवस के संदर्भ में सत्य कथन है? पहला कथन है यह दिवस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वहीं दूसरा कथन है इस वर्ष यह दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा केवल दूसरा कथन जो है सही है, पहला कथन गलत है।
क्योंकि 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय बात यह है कि यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में लौह तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है लेटेराइट मिट्टी में जो है लौह तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई शहरों में कौन एक पश्चिमी तट पर स्थित है? तो 149 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पर्थ स्थित है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न आदि पूर्वी तट पर स्थित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 150 और आज की सेट का अंतिम क्वेश्चन। चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सहायक नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती सहायक नहीं है चालू खाते के घाटे को कम करने में। इस प्रकार से यूपीपीसीएस के प्रैक्टिस सेट का आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।